हेलो सर, वेलकम। हम चाहते हैं सर सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताएं। हेलो एवरीवन। पहले तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगा कि आपने मुझे यहाँ बुलाया है। तो मेरा नाम सूर्य प्रकाश है। मैं 2017 में बीआईटी संधि धनबाद से पास आउट हूँ और उसके बाद मैंने अपने सीजीएल की तैयारी शुरू की थी। फिर 17, 18 और 19 ये 3 अटेम्प्ट्स मैंने अभी तक दिए हैं और उसमें से 17 का प्री में क्वालिफाई हुआ था। 18th में मुझे जॉब मिली है और 19th का तो अभी टायर 4 होना बाकी है। तो लेट्स सी, उसमें भी अच्छा है, कुछ एक्सपेक्टेड है, मे बी 4600 मिल जाए इजीली। और फिलहाल तो अभी 18th का ज्वाइनिंग का प्रोसेस चल ही रहा है, तो उसी सिलसिले में मैं इधर आया हुआ था दिल्ली। और फिर सीजीएल के ही लिए आप लोगों ने भी मुझे इनवाइट किया था। तो सर जैसा आप बता रहे थे अभी 4600 मिल ही जाएगा, तो थोड़ा सा इसको इलेबोरेट कर दीजिए कि जैसे 4600 4200 आप क्या कह रहे हैं और सीजीएल में ये कौन कौन से पोस्ट हैं। और अभी 18 वाले में जैसा आप बता रहे थे आपकी ज्वाइनिंग होने वाली है, इसमें आपका हो गया है और 19 में अच्छा एक्सपेक्टेड है 4600 मिल जाएगा। तो 18 में आपको क्या मिला है उस पर थोड़ा सा आप इलेबोरेट कर दीजिए। 18 सीजीएल के थ्रू मुझे अकाउंटेंट इन सीजीए मिला था। तो अब होता क्या है कि इसमें आपको एक बार अकाउंटेंट पोस्ट एलोकेट हो जाती है, उसके बाद पहले मिनिस्ट्री एलोकेट किया जाता है और उसके बाद लोकेशन प्रेफरेंसेस उसके अकॉर्डिंग पूछी जाती है। तो मिनिस्ट्री मुझे जल शक्ति मिला है और पोस्टिंग मेरी दिल्ली में होगी। तो और फिर 19th में जैसा कि आपने पूछा ग्रेड पे वगैरह के बारे में, तो ग्रेड पे का ऐसा है कि पहले सीजीएल में दो तरह की पोस्ट होती थी, इंटरव्यू पोस्ट और नॉन इंटरव्यू पोस्ट। तो नॉन इंटरव्यू पोस्ट जितने भी हैं वो सारे 2400 ग्रेड पे और 2800 ग्रेड पे वाले हैं, और जो इंटरव्यू पोस्ट है वो 4600 ग्रेड पे वाले हैं। तो अब तो इंटरव्यू को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, लेकिन नेमिंग जो है अभी भी कुछ लोग हम लोग उसी नाम से बुलाते हैं। अदरवाइज बाकी बेसिक और सैलरी का ही जो डिफरेंस है वही है ग्रेड पे का मतलब एक्चुअली। ओके, तो सर जैसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि आपने कहा 2017 वाले सीजीएल में आपका प्रीलिम्स सिर्फ क्लियर हो पाया था और 18 के थ्रू अब फाइनल आपको जॉब मिल चुकी है, बस अब ज्वाइनिंग लेटर मिलना बाकी है। तो 18th वाले में जैसे आपकी स्कोर क्या रही थी और आपका रैंक कितना आया था, इस पर थोड़ा सा आप हमें डिटेल में बता दीजिए। 2018 में पहली बार नॉर्मलाइजेशन स्टार्ट हुआ था सीजीएल में और उस टाइम मेरे टोटल मार्क्स 570 थे। तो इस 570 पे ऑल इंडिया रैंक 2998। ओके, तो 2000 मतलब 2998 ये आपकी रैंक रही थी 2018 में। तो 2998 रैंक पर आपको जल शक्ति विभाग में मिला है और ये एक 4200 की 2800 की जॉब प्रोफाइल है। ओके, तो मतलब अगर 3000 के आसपास में आपका रैंक है तो आपको 2800 के की प्रोफाइल मिलती है जनरल कैटेगरी से। हाँ, वैसे ये थोड़ा बहुत वेरी करता है ईयर वाइज कितनी वैकेंसीज हैं। ओके, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, बट इसी अराउंड में ये ठीक है। हमारा ये सवाल आगे भी आएगा, एक बार इस पर डिटेल में बात करेंगे कि कितने रैंक पर कितने क्या मतलब मिल सकता है, इस पर हम बाद में बात करेंगे। पहले थोड़ा ये जानना चाहेंगे कि जैसे नॉर्मलाइजेशन की आपने बात की, नॉर्मलाइजेशन 2018 से स्टार्ट हुआ, तो ये कैसे अफेक्ट करता है और क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है जहाँ तक मैं जानता हूँ, इतनी सारी शिफ्ट्स होती हैं, हर डे में 3-3 शिफ्ट्स होती हैं, 10-10 12-12 दिन तक एग्जाम्स चलते हैं, तो मतलब ऐसे 30-35 शिफ्ट्स हो रही हैं। तो इन सभी शिफ्ट्स में किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन वर्क करता है। जैसे मान लीजिए आपने फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट की एग्जाम दी है, किसी ने थर्ड शिफ्ट की एग्जाम दी है, कोई 10वें दिन एग्जाम दे रहा है, तो ये कैसे पता चलेगा कि किसका नॉर्मलाइजेशन कैसा होगा, क्या मार्क्स कम हो जाते हैं या ज्यादा हो जाते हैं, या किस तरीके से थोड़ा एक बेसिक वर्क करता है, थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे। एक्चुअली नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस में होता क्या है कि हर शिफ्ट के एवरेज स्कोर को देखा जाता है और एक फॉर्मूला है जो एसएससी ने अपने वेबसाइट पे दे रखा है, तो उसी के थ्रू सारे स्टैटिस्टिक्स वगैरह जो भी यूज करके एक निकाला जाता है कि किस शिफ्ट को कितने मार्क्स का या तो इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा। तो अगर आपके टफेस्ट शिफ्ट में पड़ जाए, अभी तक जैसा देखा गया है कि टफेस्ट शिफ्ट में अराउंड 40 मार्क्स बढ़ जाते हैं, और अगर इजीएस्ट शिफ्ट है आपका तो भी मे बी ना बढ़े, लेकिन 2-4 नंबर जरूर बढ़ जाते हैं। डिपेंड करता है कि आपका स्कोर उस दिन के एवरेज मार्क्स से कितना आगे या पीछे है, उसके अकॉर्डिंग आपके मार्क्स बढ़ते हैं।
लेकिन जैसे हम जानते हैं कुछ स्टूडेंट्स हमारे जो कह रहे थे कि उनके मार्क्स कम हो गए, तो ऐसा भी होता है? एक्चुअली क्या होता है कि ये फॉर्मूला तभी परफेक्टली काम करता है जब पेपर में बहुत ज्यादा डिफरेंस ना हो। मगर अगर पेपर का लेवल इतना ज्यादा डिफरेंट कर दिया जाए कि एक पेपर को लोग 2 से 3 घंटा भी अगर उनको दे दिया जाए तो कंप्लीट ना हो पाए, और वहीं दूसरा पेपर ऐसा हो कि आप 60-70 मिनट में ही कंप्लीट कर दे, तो वो तो बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया ना। तो ऐसे में वो फॉर्मूला फिर सही से काम नहीं कर पाता है। इसलिए बहुत लोगों के 19 के मेंस में बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गया था मार्क्स, तो उसी को लेकर के जो भी अभी चल रहा था प्रॉब्लम्स वो सब। ओके, मतलब डिपेंड करता है पेपर का लेवल कैसा आ रहा है। अगर किसी शिफ्ट में इजी पेपर आ जाता है तो उसके मार्क्स उतना नहीं बढ़ेंगे या फिर घट भी सकते हैं, और अगर किसी को बहुत टफ शिफ्ट पड़ जाता है तो और ये इजी टफ जो है उस शिफ्ट की एवरेज मार्क के हिसाब से डिपेंड करता है। ओके, ठीक है, मुझे लगता है हमारे व्यूअर्स को ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो सर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग जो है थोड़ा जानना चाहेंगे ऐसा स्कोर और रैंक और मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट या जॉब प्रोफाइल किस तरीके से रिलेटेड है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर टोटल 700 का एग्जाम है, मतलब इंक्लूडिंग अकाउंट्स एंड जो AAO के पोस्ट हैं, तो वो सभी को इंक्लूड करके हम एक कोरिलेशन जानना चाहेंगे कि कितने मार्क्स पर कितना रैंक, मतलब मैं इन जनरल पूछ रहा हूँ कि ये हम सभी जानते हैं कि हर साल जो है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट वो मैक्सिमम 5% 10% का डिफरेंस आएगा ऊपर नीचे। इसलिए एक कोरिलेशन जानना चाहते हैं कि किस मार्क्स के अराउंड कितना रैंक मिल सकता है और कितने, और उस हिसाब से कौन सी जॉब प्रोफाइल मिल सकती है। ये बिल्कुल थोड़ा कह पाना मुश्किल तो है, मगर जैसा कि 18th में हुआ था तो 570 के अराउंड 28 ग्रेड पे की जॉब मिल रही थी, 2800 ग्रेड पे की। उसके बाद MBA का जैसा हम लोग जानते ही हैं कि हर बार कट ऑफ हाईएस्ट होता है, तो 630 के अराउंड इसकी भी कट ऑफ गई थी। एग्जैक्टली मुझे अभी याद नहीं है। और टॉप 5 में जो पोस्ट बाकी के होते हैं ED वगैरह, वो भी 600 के ही आसपास में लाइक कर रहे थे। मतलब ये सारे जो ITI वाले जो ITI का प्रोफाइल हो गया, या मिनिस्ट्री ASO इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हो गया, CBC हो गया, इलेक्टोरल डायरेक्टोरेट हो गया, ये सभी जो मोस्ट शॉर्ट पोस्ट्स हैं CGL की, ये मतलब 600 प्लस ही आपको स्कोर करना पड़ेगा। इन चारों पांचों में अगर एक शॉर्ट आप चाहते हैं तो 600 प्लस जनरल कैटेगरी से आपको स्कोर करना पड़ेगा। पर्सनल जर्नी की तरफ आते हैं। जैसे कि आपने हमसे पहले बातचीत में बताया कि 2017 पास आउट होने के बाद आपने तैयारी शुरू कर दी थी सीधे, और उसके बाद आपका बैंक में भी SBI में भी हुआ था, SBI क्लर्क आपने ज्वाइन भी कर लिया था इनफैक्ट, और ज्वाइन करने के बाद लेकिन CGL का एग्जाम देने से पहले ही छोड़ भी दिया था। मतलब अभी तक आपका फ्यूचर सिक्योर भी नहीं था, स्टिल आपने एक स्टेबल जॉब को मतलब छोड़ दिया था, SBI क्लर्क के जॉब को छोड़ दिया था सिर्फ CGL की तैयारी करने के लिए। तो हम बस एक आपका मूड जानना चाहते हैं इस डिसीजन के पीछे, कि कई बार लोग इस डायलेमा में होते हैं। हमारे कई सारे व्यूअर, मैं डेफिनेट हूँ कि हमारे कई सारे व्यूअर्स इस डायलेमा में होंगे कि एक स्टेबल जॉब को छोड़ करके मैं तैयारी करूं या ना करूं, और अगर करूंगा तो जैसे 3 साल के आसपास लग जाता है। आप खुद बता रहे हैं 2018 की पोस्टिंग अभी आपको 2021 के अगस्त सितंबर में आकर के फाइनल मिल रही है, तो मतलब 3 साल, फर्स्ट आपने जो एग्जाम दिया होगा Tier 1 का 2018 में, उससे लेकर कभी 3 साल बाद आपकी पोस्टिंग आई है। तो एक हमारा एस्पिरेंट अगर SSC का एग्जाम देना चाहता हो, और तो आपने जैसे SBI छोड़ करके तैयारी शुरू की थी, तो इसके पीछे एक आप अपनी स्टोरी थोड़ा हमें बताएं तो अच्छा लगेगा। एक्चुअली जब मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट किया था उस टाइम ही मतलब हमारे झारखंड और बिहार में जैसी थिंकिंग वगैरह है कि हम लोग गवर्नमेंट जॉब को प्रेफर करते हैं किसी भी और जॉब के कंपैरिजन। तो इसलिए मेरा जो डिसीजन था फाइनली कि SSC का ही प्रिपरेशन करना है। अब टाइम तो लग ही जाता है, मगर सीट्स तो हर साल 11,000 10,000 उसके अराउंड आ ही जाते हैं, तो उसमें से एक सीट ही आपको लेनी होती है। तो उसके इसीलिए मैंने SSC की तैयारी शुरू की थी। और क्योंकि उस समय जस्ट कॉलेज कंप्लीट हुआ था और उतना बिल्कुल क्लियर आइडिया तो नहीं होता है किसी के पास कि किधर जाना है नहीं जाना है, तो उस समय जो भी फॉर्म्स जैसे बैंकिंग के आते थे तो वो भी मैंने भरा हुआ था, मगर मेरा फोकस बिल्कुल फिर भी SSC की तरफ थोड़ा इंक्लिनेशन ज्यादा था
ये तो पर्सनली मतलब लोगों की पसंद होती है ना, कि मतलब कोई बैंकिंग में ही आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई एसएससी को लेके आगे बढ़ना चाहते हैं, तो थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। मगर एसएससी के लिए अगर आपको अर्जेंटली जॉब की जरूरत है तो फिर लोग बैंकिंग की तरफ मूव कर जाते हैं। तो मेरा इसी एसएससी की तरफ ज्यादा इंक्लिनेशन होने की वजह से और बैंक में काम करते हुए उतना टाइम मैं निकाल नहीं पा रहा था कि मैं एसएससी की प्रिपरेशन कर पाऊँ। फिर टायर 1 का रिजल्ट आ चुका था, टायर 2 भी बहुत जल्दी होने वाला था और मैं पढ़ने के लिए उतना टाइम निकाल नहीं पा रहा था टू बी एक्यूरेट इन द बैंक। तो इसलिए मुझे फिर लगा कि मुझे छोड़ देना चाहिए और एसएससी जिसके लिए मैं ज्यादा इंक्लाइन था, अगर आपको जो पसंद है, अगर आप उसकी तैयारी ना करके आप किसी और जगह जॉब कर रहे हैं तो फिर वो बहुत मतलब सेटिस्फैक्शन नहीं आता है। इसीलिए ठीक है सर, तो अगला सवाल हमारा ये रहेगा कि आपने तैयारी कैसे की, मतलब कहीं कोचिंग की या फिर खुद से तैयारी की, या क्या बुक्स फॉलो करते थे, क्या या आपकी क्या दिनचर्या होती थी तैयारी के समय, इस पर थोड़ा सा बात करेंगे। तैयारी के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि एक कोचिंग ज्वाइन करना या ना करना ये आपका खुद का डिसीजन होना चाहिए। आप खुद अपने आप को एनालाइज कीजिए कि क्या, अगर आप स्टार्टिंग में आप एक बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको एक माहौल की भी जरूरत होती है। एक चीज होती है कि माहौल चाहिए होता है। तो अगर आप खुद से अपने आप पे उतना उसको सही टाइमिंग से डिसिप्लिन के थ्रू अगर कर पा रहे हैं तो ठीक है। अदरवाइज आप एक कोचिंग में जब जाते हैं तो एक माहौल मिलता है, आपको पता चलता है कि लोग क्या कर रहे हैं, बाकी के लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, आप उनमें कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, ऑल इंडिया लेवल पे क्या चल रहा है। तो इसके लिए एक माहौल की जो जरूरत होती है वो एक कोचिंग पूरी करता है। मगर रिसेंट इन कोविड टाइम्स जब इस तरह की चीजें पॉसिबल नहीं है तो लोग फिर ऑनलाइन की तरफ मूव करते हैं। स्पेशली मैंने भी मनीष सर से काफी हेल्प ली थी जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, तो यस इट इज हेल्पफुल। बाकी अगर आप खुद से भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो काफी फ्री कंटेंट भी अवेलेबल है यूट्यूब पे, अगर आप खुद को डिसिप्लिन में रखते हुए कंटिन्यू कर सकते हैं तो ये आपके ऊपर। ठीक है सर, तो जो कुल मिलाकर हमारा आज का बातचीत का एजेंडा रहा वो था एसएससी की तैयारी कैसे करें, तैयारी करने के बाद जब आपकी सिलेक्शन होती है तो क्या मिल सकता है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल छूट गया इस बीच में, वो है कि प्रेफरेंस कैसे भरें। कई सारे हमारे स्टूडेंट जो हैं वो सवाल पूछते हैं कि सर प्रेफरेंस कैसे डालें, प्रेफरेंस में हम सबसे पहले क्या डालें। तो आपको क्या लगता है कि किसी को जॉब की प्रोफाइल के अकॉर्डिंग प्रेफरेंस डालनी चाहिए, या फिर वो किस तरीके से काम कर सकता है, किस डिपार्टमेंट में काम कर सकता है, पर्सनल लेवल पर ये सोचकर डालनी चाहिए, या फिर एक ओवरऑल इन्वायरमेंट को देखते हुए कि हाँ इस डिपार्टमेंट की ये पर्टिकुलर, जैसे लोग कहते हैं मोस्ट सॉट जॉब्स ऐसा करके एक टर्म निकल चुका है कि हाँ ठीक है आईटी इंस्पेक्टर को बहुत ज्यादा लोग प्रेफर करते हैं, एमईए को बहुत प्रेफर करते हैं। तो ये एक जानना चाहेंगे कि आपने अपनी जो लिस्ट थी वो कैसे सीक्वेंस में डाली थी, या फिर आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे लोगों को कि जब वो अपनी प्रेफरेंसेस भर रहे हो तो किस तरीके से वो सोचे। फर्स्ट टाइम जब हम लोग प्रेफरेंस भरते हैं सीजे में सिलेक्शन के बाद इनफैक्ट इट्स ऑलमोस्ट क्लियर, मतलब बच्चों को क्लियर हो जाता है कि उनका सिलेक्शन होना ही है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम भरते समय हमें दो बातों का ख्याल रखना चाहिए। एक्चुअली होता क्या है कि बहुत बार हमने देखा है कि वही बच्चे हर साल एग्जाम देते रहते हैं, उन्हें आईटीआई मिल जाती है, उन्हें एमईए भी मिल जाती है, फिर भी लोग हर साल एग्जाम देते हैं। एमईए वाले चलिए फिर भी कम ही देते हैं, लेकिन बाकी जैसे 4600 गेट पे की जॉब मिल चुके बहुत सारे लोग दोबारा से भरते हैं। वो इसलिए दोबारा से भरते हैं ताकि उन्हें वही जॉब उनके होम स्टेट में मिल जाए। तो अगर आप ऐसा जैसा जॉब की सिचुएशन हमारे कंट्री में है, अगर आप सेम पोस्ट के लिए अगर आप एक सीट खराब कर दे रहे हैं तो उससे काफी बच्चों का उन्हें एक जो जॉब चाहिए होती है वो उनसे मिस हो जाता है। तो एक्चुअली ये आपके ऊपर है। अगर आपको सच में होम पोस्टिंग की ही जरूरत है तो आप फर्स्ट टाइम में ही होम पोस्टिंग के अकॉर्डिंग आप अपने सिटी में, अगर आपको अपने स्टेट में मिल सकता है, उसी पोस्ट को भरना चाहिए। अदरवाइज अगर आप जो पॉपुलर पोस्ट की तरफ जाना चाहेंगे आईटीआई वगैरह, तो वो आप अपने हिसाब से कर लीजिए। ओके, ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा हमसे आज बात करके। अगर लास्ट में आप कुछ मोटिवेटिंग शब्द हमारे व्यूअर्स के लिए कहना चाहें,
उन्हें कुछ अपनी एक्सपीरियंस से बताना चाहें तो ज़रूर उनसे कह दीजिए। मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप एसएससी के प्रिपरेशन में लगे हैं तो आपको थोड़ा पेशेंस तो रखना पड़ेगा। थोड़ा चीजें टाइम लेती हैं, मगर जो जॉब आप करेंगे इसके बाद जो आपको आउटकम मिलने वाला है, जो कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है, तो वो चीज हमें एसएससी में देखने को मिल जाता है। एक बार जब आपको जॉब मिल जाएगी उसके बाद आपको कुछ रिग्रेट नहीं होगा कि आपने ये 3 साल लगाए, ये जो भी किया आपने, तो बिल्कुल ये वर्थ इट है एसएससी की प्रिपरेशन। थैंक यू सूर्य सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है हम आगे भी आपसे कोलैबोरेशन में रहेंगे, जुड़े रहेंगे और आप इसी तरह बीच बीच में कभी कभी हमारे स्टूडेंट्स का मनोबल बढ़ाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस टुडे। थैंक यू सर।